प्रिय विद्यार्थियों, सभी मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम देखेंगे बच्चों अमरावती स्तूप के बारे में जानेंगे। ये दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश का स्तूप है। उत्तर भारत के स्तूपों में हमने सांची का स्तूप और भरोत के स्तूपों को पढ़ा है, स्तूप वास्तु को भी देखा है। तो कृष्णा सागर संगम से 60 मील दूर नदी के दाहिने किनारे पर गुंटूर नामक जिले से 18 मील दूर अमरेश्वर शिव के नाम पर बसे हुए अमरावती नामक स्थान पर अमरावती स्तूप स्थित है। आज इस स्तूप का कोई भी अवशेष शेष नहीं है, परंतु मद्रास, कलकत्ता और लंदन के संग्रहालयों में सुरक्षित अवशेषों से इस महास्तूप के शिल्प का अनुमान किया जा सकता है। सन 1797 ईस्वी में सर्वप्रथम कर्नल मैकेंजी ने इस स्तूप की खोज की थी और इस स्तूप के खोज के पहले ही स्थानीय जो शासक रहा होगा उसने सभी शिलापट्टों का अपने महल और नगर के निर्माण में कर डाला था, जिसके कारण अनेक मूर्तियां नष्ट हो गई थी। फिर भी मैकेंजी ने इसके बचे हुए अवशेषों के आधार पर स्तूप का एक रेखा चित्र तैयार किया गया। इसके बाद बहुत सारे अन्य विद्वानों ने भी इसमें योगदान दिया, जिनमें इलियट, रॉबर्टसन, सिवेल और वर्गेस को अनेक शिलापट्ट मूर्तियाँ भी प्राप्त थी। इसके स्तूप के अनुमानित सौंदर्य को वासुदेव शर्मा अग्रवाल जी ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। उनका कहना है कि ऐसा जान पड़ता है मानो अमरावती के रूप में इंद्र की सुधर्मा सभा की लूट की गई हो। यह महाचैत्य किसी देव विमान के समान विशाल अंगों से समन्वित और श्रेष्ठ कला के अंगों से संयुक्त एवं बहु अर्थ गामिनी सामग्री से सुशोभित था। बौद्ध धर्म और सातवाहन नगरियों के सांस्कृतिक जीवन के अपरिमित दृश्य शिलापट्टों पर उत्कीर्ण किए गए और यदि मनुष्य के अंदर कल्पना का बल हो तो आज भी उसके गौरव का चित्र खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर बहुसंख्यक शिलापट्टों पर अभिलेख प्राप्त होते हैं। शिवराम मूर्ति ने 126 लेखों की सूची तैयार की है। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि यहाँ के स्तूप का नाम महाचैत्य था। बौद्धों के चैत्यक संप्रदाय ने इसके निर्माण की प्रेरणा दी थी। प्राचीन काल में इस स्थान का नाम धनकड़क या धान्य घटक था, जिसके कारण इस स्तूप को धन महाचैत्य या कट महाचैत्य की संज्ञा भी दी जाती थी। अभिलेखों से प्रकट होता है कि स्तूप के निर्माण में जनता ने भी काफ़ी सहयोग दिया था। दान देने वालों में पाटलिपुत्र राजगृह, तमिल देश, घंटशाल, विजयपुर के सेठ, उपासक, वणिज, सार्थवाह, हरण्यक अर्थात सुनार, राजकीय कर्मचारी, राजलेखक और पाणीय धारक भी इसमें शामिल थे। इस स्तूप के निर्माण काल का आरंभ 200 ईसा पूर्व से माना जाता है। मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है 4 चरणों में इस स्तूप का निर्माण हुआ और इसकी कला में उच्चता आई और इनका टाइम भी मैंने यहाँ लिखा दिया है। 200 ईसा पूर्व से ये स्टार्ट होता है इसका निर्माण। 2 अभिलेख मौर्य और शुंगकालीन लिपि में हैं। सातवाहन, इक्ष्वाकुवंशी एवं वाकाटक राजाओं के लेखों से ज्ञात होता है कि 5वीं शताब्दी तक इस स्तूप का विकास और विस्तार होता रहा है। स्तूप पर अंतिम अभिलेख 1234 ईस्वी का है। अतः स्पष्ट है कि 13वीं शताब्दी तक तो स्तूप सुरक्षित था। जब तक हमारे देश में तुर्क आए तब तक ये सुरक्षित था। उस समय तक अमरावती का स्तूप का अधिकांश भाग आज विनष्ट हो चुका है, परंतु उसके प्राप्त शिलापट्टों एवं कर्नल मैकेंजी के रेखा चित्रों से स्तूप का वास्तविक स्वरूप सजीव हो सका है। इस स्तूप के अंड का व्यास लगभग 160 फीट, ऊंचाई 90 से 100 फुट तक थी। इसके चारों ओर 13 फुट ऊंची तथा 193 फुट व्यास की महावेदिका थी, जो भरहुत से लगभग 2 गुनी लंबी थी। इस प्रकार वेदिका का संपूर्ण मंडल लगभग 600 फुट था। वेदिका में 133 स्तंभ, 348 सूचियाँ और 800 फुट लंबे उष्णीष थे। वेदिका की सूचियों पर कमल पुष्पों तथा स्तंभों पर मालाधारी देव, बोधि वृक्ष, स्तूप, धर्मचक्र, बुद्ध के जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं का अंकन और जातक कथाओं का अंकन है। वेदिका की कह सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में 36 फुट चौड़े द्वार तोरण थे। वेदिका के मंडल से 16 फुट बाहर की ओर निकला हुआ 6.5 फुट का संपूर्ण बनाता हुआ तोरण भीतर की ओर 8 फुट मुड़ जाता था। तोरण बड़ेरी या जंगला विहीन है। तोरण के वेदिका मंडल में प्रवेश के स्थान पर 2 सिंह मूर्तियां अपने आमने सामने मुख किए हुए बैठी हैं। प्रवेश द्वार के बाहरी मोड़ पर 2 सिंह सम्मुख मुद्रा में हैं। वेदिका के अंदर का प्रदक्षिणा पथ
5 फुट ऊंचा है, जिस पर चढ़ने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हैं। प्रत्येक तोरण के पीछे एक ऊंचा मंच बना हुआ था। ये ध्यान देने योग्य है कि सांची और भरूच के स्तूप में यह कला का अंकन नहीं हुआ जो अमरावती की कला में हुआ है। मंचों का अंकन यहाँ पर हुआ। एक ऊंचा मंच बना हुआ था जिसमें 5-5 स्तंभ थे। हर द्वार के पीछे एक ऊंचा मंच था जिसमें 5 खंभे लगे हुए थे। आंध्र स्तूपों के अतिरिक्त अमरावती की यह विशेषता संपूर्ण उत्तर भारत में अन्य कहीं भी नहीं प्राप्त होती। इन लेखों को में आयक कहा गया है। इनको आयक अर्थात आर्यक या पूजनीय कहा गया है। इन मंचों को लेखों में कहा गया है कि ये मंच पूजनीय थे। यह मंच स्तूप की भूमि से लगभग 20 फुट ऊंचे थे और 32 फुट लंबे और 6 फुट चौड़े बने हुए थे। पांचों स्तंभ 10 से 15 फुट तक ऊंचे हैं। प्रत्येक आयक मंच में एक शिलापट्ट पर बुद्ध अथवा नागराज की मूर्ति स्थापित थी और स्तूप की गुंबजाकार की अलंकारिक विशेषता के रूप में यह बाहर को निकले हुए ढांचे या प्रलंब कहते हैं जिसको एक प्रशंसनीय आविष्कार थे और इसके कारण दक्षिण की शैली को कलात्मक विशिष्टता भी प्राप्त हुई। मंच के पीछे ऊपर के प्रदक्षिणा पथ पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। स्तूप के मध्य की वेदिका 5 फुट आगे निकली हुई थी। 8 फुट ऊंचे स्तंभों के बीच में सूचियों के स्थान पर शिलापट्ट लगाए गए थे जो दोनों तरफ से अलंकृत थे। स्तूप के अंड भाग पर भी अलंकृत पट्टियां बनाई गई थी। स्तूप के ऊपरी भाग पर 24 फुट वर्गाकार महाहर्मिका थी जिसके मध्य में एक मोटी यष्टि अंड भाग के अंदर तक लगी थी। उसके ऊपर छत्र था। हर्मिका के चारों ओर वेष्टिनी थी अर्थात रेलिंग थी। अमरावती स्तूप में अन्य स्तूपों की तुलना में छात्रों सर्वाधिक मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। उनकी शैली और लेखों की लिपि के आधार पर विद्वानों ने स्तूप को 4 भागों में बांटा हुआ है। तो इसका पहले देख लेते हैं प्रथम चरण जो कि 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक का माना गया है टाइम। इस समय की मूर्तियां संख्या में कम थीं तथा खंडितावस्था में प्राप्त हुई हैं। मूर्तियों की संरचना, वेशभूषा, अलंकार भरूच की मूर्तियों और अजंता की नवी 10वीं गुफाओं के चित्रों के समान है। मानव मूर्तियों में सिर पर पगड़ी, कानों में कुंडल तथा अनेक हार दिखलाए गए हैं। मूर्तियों में चपटापन अधिक है अर्थात प्रथम चरण है इसलिए ये विकसित कला यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। मूर्तियाँ चपटी हैं जिससे आकृतियाँ भावविहीन और गतिहीन प्रतीत होती हैं। कुछ काल्पनिक पशुओं की भी मूर्तियाँ हैं जैसे गरुड़ के सिंह के साथ सिंह का शरीर, गरुड़ के सिर के साथ सिंह का शरीर। इस काल में बुद्ध का अंकन मानव रूप में नहीं हुआ है अर्थात अभी बुद्ध की पूजा मूर्ति रूप में तो नहीं हो रही थी। वेदिका के ऊपर मालाधारी यक्षों की छोटी आकृतियां हैं। कहीं कहीं घटोदर या लंबोदर यक्ष मूर्ति में सिर हाथी का दिखाया गया है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का कहना है कि इन्हीं मूर्तियों से संभवतः कालांतर में गणेश की मूर्तियों का विकास हुआ। उष्णीश के किनारे मकर मुक्त से निकलती लताओं का अंकन किया गया है। अब आता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का समय है बच्चों 100 ईस्वी से 150 ईस्वी तक अर्थात 50 वर्ष का समय है जिसमें बुद्ध की मूर्तियों का प्रथम बार कह सकते हैं कि अंकन होना शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। इस काल में इस स्तूप को शिलापट्टों से आच्छादित किया गया। शिलापट्टों का अंकरण अत्यंत स्वाभाविक है तथा शैली मथुरा की आरंभिक कुषाण कला के समान है। इस काल की मूर्तियों में मुख मुद्राओं तथा भावभंगिमाओं में नयापन है। बुद्ध के प्रतीकों के साथ साथ कहीं कहीं बुद्ध की मूर्ति भी बनाई गई है। बुद्ध के जीवन से संबद्ध घटनाओं में महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, माया देवी का स्वप्न, मार्गदर्शन तथा नागराज का धर्मोपदेश आदि अंकन है जिसमें अधिकांश अभिप्राय प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं जैसे पादुका, धर्मचक्र, पूर्णघट और स्तूप आदि का अंकन हुआ है। और जहाँ पर बुद्ध की मानव रूप में जो मूर्तियाँ बनी हैं उनके मुख पर अध्यात्म का सरल भाव स्पष्ट हैं और कह सकते हैं कि जो और वासुदेव शरण अग्रवाल का ये भी कहना है कि मथुरा के जो कटरा बोधिसत्व की मुख मुद्रा से इनकी तुलना की गई है। स्त्री मूर्तियाँ जो बनाई हैं उनके वस्त्र अत्यंत पारदर्शी बने हैं जिनसे वे कभी कभी नग्न जैसी प्रतीत होती हैं। अब आता है जो मुख्य है तृतीय चरण अमरावती स्तूप का। संपूर्ण वैभव का काल जो है वो तृतीय चरण ही है। ये इसका समय है 150 से 200 ईस्वी के मध्य का चरण अर्थात 50 साल यह अमरावती स्तूप की कला के चरमोत्कर्ष का काल था। यही आंध्र सातवाहन वंश के वैभव का भी है। स्तूप के अलंकरण में शिल्पियों की सर्वोत्तम कला का प्रदर्शन हुआ है। इस चरण में स्तूप को महेशाख्य रूप अर्थात छोटे से बड़ा उसको विशाल स्वरूप प्रदान किया गया है। और
इसमें बुद्ध के जीवन के से संबंधित अनेक घटनाओं और जातक कथाओं के दृश्य शिलापट्टों पर उत्कीर्ण किए गए, जिसमें नलगिरी हाथी को वश में करना। एक पागल हाथी रास्ते में दौड़ रहा है, सबको मार रहा है, लेकिन बुद्ध के आते ही उनके चरणों में गिर जाता है। तो इस दृश्य का अंकन जो घरों से झांकते हुए स्त्री पुरुष आदि हैं, बाजार का दृश्य, ये सब उसमें अंकित किया गया है। बुद्ध का ये है हाथी को वश में करना। बंधुमान द्वारा सोने की मंजूषा और चंदन काष्ठ का प्रदान करना दिखाया गया है। बुद्ध के भिक्षा पात्र को देवलोक ले जाना। अशोक वनिका में सुधोधा और माया देवी दिखाए गए हैं, उनके माता पिता दिखाए गए हैं बुद्ध के। बुद्ध का राज प्रसाद परित्याग अर्थात महानिष्क्रमण, संबोधि प्राप्त करना। बुद्ध का श्वेत हाथी के रूप में अवतरण और तुषित स्वर्ग में माया देवी को धर्मोपदेश। राहुल का जन्म, उनके पुत्र का जन्म। अजात शत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा। धर्म चक्र प्रवर्तन, निर्वाण, धातु विभाजन, छदंत जातक, सोमरस्य जातक, विदुर पंडित जातक, चुल्ल धम्म जातक, महिला मुख जातक, दूत जातक, मतंग जातक, महापनाद जातक आदि प्रमुख हैं जो जिनका अंकन यहाँ पर किया गया है। तो विकास के इस चरम काल में ही अमरावती में स्तूप की 13 फुट ऊंची महावेदिका का निर्माण हुआ। वेदिका के स्तंभ, सूची, उष्णित तथा शिलापट्ट पर अलंकरण का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। पुष्पमालाओं का अंकन इस चरण की विशेषता है। माला कहीं मकर मुख से निकलती हुई, कहीं यक्ष के मुख से निकलती हुई दिखाई गई है। कमल पुष्पों की इस भारी माला को धारण करने वाले स्त्री पुरुष अनेक प्रकार के वस्त्रालंकरणों से सुसज्जित हैं। तो ये है तीसरे चरण की कला, जहाँ पर बुद्ध को मानव रूप में भी दिखाया गया है और कला का चरमोत्कर्ष यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है। अब आता है अंतिम या चतुर्थ चरण आता है। इसमें हमको 3 विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं चतुर्थ चरण में। एक तो श्वेत पाषाण का सर्वत्र प्रयोग किया गया है। दूसरे आर्यक मंचों का जो पहली इसकी विशेषता है, अन्य स्तूपों में कहीं नहीं दिखती है। और तीसरा श्वेत शिलापट्टों का दोनों तरफ से अलंकरण करना। तो तीसरी शताब्दी के इस काल में अमरावती की स्तूप की कला अब चौथे चरण में कला जो है वो पतन की तरफ थोड़ा जा रही है। शिलापट्टों के आवरण छीलकर उन पर पुनः मूर्तियां उकेरी गईं। कहीं कहीं शिलापट्टों को उलटकर उनके पृष्ठभाग पर नए दृश्य उत्कीर्ण किए गए। इन पुनः उत्कीर्ण किए गए दृश्यों और मूर्तियों में गतिशीलता और स्वाभाविकता की कमी है। मूर्तियों में भावात्मकता का अभाव और सजावट रूढ़िगत है। इस चरण की मूर्तियां छलहरी और लंबी हैं। उनके आभूषणों में मोतियों का प्रयोग अधिक दिखाया गया है। पुरुषों के यज्ञोपवीत में भी अर्थात जनेऊ में भी मोतियों की माला ही बनाई गई है। गोल घेरे में फूल पत्तियों की बेल, गवाक्षों से झांकते स्त्री पुरुषों के मुखों का अंकन, सीमंत मकरिका नामक शिरोभूषण और जैसे 2 मकर मुखों को सटाकर उनके मुख से मोतियों के झुग्गे निकालते हुए दिखाए गए हैं। बौने यक्षों के उधर भाग में सिंह मुख का अंकन प्रथम बार इस युग की कला में दृष्टिगोचर होता है। ये सभी विशेषताएं गुप्त कालीन कला में और भी अधिक आगे चलकर विकसित हुई। इस काल में वे संतर जातक, मार्गहर्षण, संबोधि, माया देवी का स्वप्न, नंद की धर्म दीक्षा, नागों द्वारा रक्षित रामग्राम स्तूप आदि दृश्यों का अंकन हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमरावती की ये कला जो है वो जीवन के बच्चों बहुत निकट प्रतीत होती है। इसके प्राकृतिक दृश्य जितने स्पष्ट हैं उतना ही मानव भावनाओं का स्वाभाविक अंकन भी है। और आंध्र स्तूपों की 3 विशेषताएं अपने पूरे वैभव के साथ प्रस्तुत हैं, जिनमें हमने आपको बताया कि श्वेत पाषाण का सर्वत्र प्रयोग है पहली विशेषता। दूसरी विशेषता आयक या आर्यक मंच, जिनको पूजनीय कहा गया है, पूजा के लिए बनाए जाते थे। और तीसरा श्वेत शिलापट्टों पर अलंकरण। शिल्पकारों की कल्पना और चिंतन शक्ति का स्तूप में सर्वोत्तम प्रदर्शन हुआ है। अमरावती के शिल्प सौंदर्य की सभी कलावदों ने पूरी प्रशंसा की है। फर्गुसन के अनुसार इन मूर्तियों में भारतीय मूर्तिकला का सर्वोच्च विकास दिखलाई पड़ता है। कुमार स्वामी ने यहाँ की मूर्तियों को भारतीय शिल्प का सुकुमार पुष्प कहा है। पर्सी ब्राउन यहीं पर कहते हैं कि यद्यपि आज अपने वास्तुशिल्प की शोभा का परिचय देने के लिए अमरावती का स्तूप स्थित नहीं है, लेकिन इसकी मूर्तियों का वैभव अपने विशिष्ट सौंदर्य, गतिमान वैशिष्ट्य और धार्मिक महत्व के एकत्र संयोजना से अद्वितीय हो गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमरावती का स्तूप श्वेत संगमरमर द्वारा बनाया हुआ एकदम इंद्र की सभा से भी ज़्यादा अधिक सौंदर्य को इस धरती पर सौंदर्य को उसने बनाया। लेकिन अफसोस की बात है कि ये समय नष्ट कर दिया गया आक्रमणकारियों द्वारा। कुछ हिस्से इनके ढूंढकर विद्वानों द्वारा
इसकी रूपरेखा तैयार हो गई, जिसलिए आज हम अमरावती स्तूप के वैभव को जान और देख पाते हैं, जो सातवाहन राजाओं द्वारा वाकाटक राजाओं के आदि की प्रेरणा से बौद्ध धर्म के संतों के सहयोग से जिसका निर्माण हुआ था। और आशा है आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, उसको पढ़िए। परीक्षाएँ आपकी स्टार्ट भी हो गई हैं, उसका पूरा लाभ उठाइए। धन्यवाद।